हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं व नवीन प्रवृत्तियां कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर के तहत 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों का अध्ययन किया, जिसके तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। इसी के साथ ही हमने स्वदेशी व कौशल विकास की अवधारणा का भी अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, यानी मुद्रास्फीति, निर्धनता, बेरोजगारी आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं। चूँकि हमारे सिलेबस में निर्धनता व बेरोजगारी दो समस्याओं को दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को हम कुल 3 वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के तहत हम गरीबी यानी निर्धनता की समस्या का अध्ययन करेंगे, सेकंड वीडियो के तहत बेरोजगारी की समस्या और थर्ड वीडियो के तहत हम इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, बोर्ड परीक्षा अनुरूप हमारा ये चैप्टर कुल 4 अंकों का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि गरीबी अर्थात निर्धनता क्या होती है, किसे कहा जाता है, साथ ही निर्धनता के क्या कारण होते हैं और निर्धनता को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो बच्चों, निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, न्यूनतम वस्तुएं होती हैं, उनको भी प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी जिंदा रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि न्यूनतम आवश्यकताओं की भी जब व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। निर्धनता के यदि प्रकारों की हम बात करें, यानी निर्धनता का मापन किस तरह से किया जाता है, तो निर्धनता 2 तरह से मापन होता है। इसको मापन भी कह सकते हैं या निर्धनता के प्रकार भी कह सकते हैं। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता के आधार पे जो मापन किया जाता है वो विकसित राष्ट्रों में किया जाता है, और निरपेक्ष गरीबी की जो अवधारणा है वो अविकसित राष्ट्रों में प्रचलित है। अब आप ये कहेंगे कि विकसित राष्ट्र कौन से होते हैं, तो विकसित राष्ट्र के उदाहरण हैं जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप के जो देश हैं। अविकसित राष्ट्रों का उदाहरण है जो दक्षिणी एशियाई देश हैं, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं। तो ये अविकसित राष्ट्रों का उदाहरण है। विशेषताएं यदि हम देखें तो विकसित राष्ट्र वो होते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का स्तर अधिक अच्छा होता है। इसी के साथ ही द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र यहाँ पर विकसित होता है और तकनीकी का उन्नत स्तर यहाँ पाया जाता है। अविकसित राष्ट्र जहाँ पर कृषि पर निर्भरता हो, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम हो, इसी के साथ ही गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याएं जहाँ प्रमुखता से पाई जाएं। तो सापेक्ष गरीबी की जो अवधारणा है वो हमें विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन आ जाता है सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं, तो सापेक्ष गरीबी में जो जनसंख्या होती है उसका आय के साथ अनुपात लिया जाता है, अर्थात इसमें समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच में आय, धन, उपभोग, व्यय के वितरण में असमानताओं को देखा जाता है। यानी जो आय का या धन का जो वितरण हो रहा है वो पूरे समाज में, राष्ट्र में समान तरीके से हो रहा है या असमान तरीके से हो रहा है। यानी जो धन का वितरण है उसकी समानताओं और असमानताओं को देखा जाता है सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। और निरपेक्ष निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। सेम यही परिभाषा हमने देखी थी निर्धनता की, यही तो परिभाषा देखी थी ना कि निर्धनता क्या होती है, जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो वस्तुएं जरूरी होती हैं वह उनकी व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। तो निरपेक्ष निर्धनता सेम परिभाषा है कि यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान रखना है, सापेक्ष निर्धनता या सापेक्ष गरीबी का संबंध किससे है, आय के वितरण से है। इसमें समाज में आय के या उपभोग व्यय के वितरण की समानता या असमानता को देखा जाता है, जबकि निरपेक्ष गरीबी का संबंध क्या है कि व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में निर्धनता का जो मापन है, गरीबी का मापन का पहला प्रयास किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में गरीबी के मापन का सबसे पहला प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और उन्होंने सबसे पहले 1868 ईस्वी में यह प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, लर्न करनी है, आपको याद करनी है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले निर्धनता के मापन का प्रयास किया 1868 में, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया, धन के बहिर्गमन का, धन के निष्क्रमण का सिद्धांत। और उन्होंने विभिन्न तर्कों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे देश में जो अंग्रेज सरकार काम कर रही है, औपनिवेशिक सरकार जो कार्य कर रही है, तो औपनिवेशिक सरकार भारत के धन को अपने देश में ले जा रही है। यानी जो भारत का धन है वो अंग्रेज अधिकारियों के वेतन के रूप में, विदेशों से लिए कर्जे के ब्याज चुकाने के रूप में भारत का धन बाहर जा रहा है, भारत के धन का निष्क्रमण हो रहा है, भारत का जो धन है वो भारत में, हमारे देश में काम में नहीं लिया जा रहा है। तो ये गरीबी के प्रमुख कारणों में उन्होंने गिराया और गरीबी के मापन का प्रयास किया। तो सबसे पहले गरीबी मापन का भारत में प्रयास किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी प्राप्त करने से पूर्व एक और समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। 1938 में यह समिति बनी थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने भी कुछ प्रयास किए और गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो उसके बाद अनेक ऐसी समितियों का गठन हुआ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद देश में गरीबी के आकलन हेतु कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां थी, फिर हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी समिति ने किस आधार पे गरीबी का मापन किया। भाई किसी ने कैलोरी को आधार माना कि जो व्यक्ति अगर दैनिक कैलोरी इतनी उपभोग कर लेता है तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। किसी ने कैलोरी को माना, किसी ने उपभोग व्यय को आधार माना, तो वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि योजना आयोग कार्य समूह है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो सन लिख रखे हैं वो इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ईयर है कि जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो योजना आयोग कार्य समूह है जिन्होंने कि 1962 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण समिति है वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ कमेटी, जिन्होंने पहली बार कैलोरी को आधार बनाया भारत में गरीबी मापन का। 1971 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी के साथ ही वाई के अलग कमेटी थी, इन्होंने भी कैलोरी के आधार पर मापन किया। 1979 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसी के साथ ही लकड़ावाला समिति है, लक्कड़वाला समिति, जिन्होंने कि 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और महत्वपूर्ण समितियों में आती है तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, जिन्होंने कि उपभोग व्यय को आधार माना था। तो इनकी जो रिपोर्ट का जो वर्ष है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहले योजना आयोग कार्य समूह, फिर दांडेकर व रथ कमेटी, उसके बाद वाई के अलग कमेटी, फिर लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। चलिए अब अध्ययन करते हैं कि कौन सी कमेटी ने किस आधार को अपना करके निर्धनता का मापन किया। तो रथ व दांडेकर समिति ने भारत में निर्धनता के मापन हेतु कैलोरी को आधार माना और कैलोरी के आधार पर बताया कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है। इसी तरह से वाई के अलग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कैलोरी को आधार मानकर ही सुझाव प्रस्तुत किए और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। कि इन्होंने ये मात्रा निर्धारित की कि यदि कोई शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है तो उसे 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। यदि वह व्यक्ति अपनी ये ज़रूरत पूरी कर पा रहा है, यानी शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2100 कैलोरी को उपभोग कर पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 2400 कैलोरी ले पा रहा है, तो वह निर्धनता रेखा से ऊपर है। और यदि व्यक्ति ये जो कैलोरी है, निर्धारित कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यदि वह इस कैलोरी का उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वह निर्धनता की श्रेणी में शामिल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्र के लिए कितनी बताई? 2100, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उनमें शारीरिक श्रम कम होता है, फिजिकल लेबर कम होता है, इसलिए यहाँ कैलोरी की मात्रा कम रखी गई। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं दौड़ भाग ज़्यादा होती है, शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, इसलिए कैलोरी की मात्रा ज़्यादा रखी गई।
इसके बाद करते हैं लक्कड़वाला समिति की। हालांकि इसकी रिपोर्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि निर्धनता मापन हेतु इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था, यानी उपभोक्ता जिस वस्तुओं का उपयोग कर रहा है उन वस्तु का जो औसत मूल्य है उसको आधार इन्होंने बनाया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने कृषि श्रमिकों को, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनको आधार माना था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो अलग आधार माना और शहरी क्षेत्रों में अलग आधार माना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को आधार माना और शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक श्रमिक थे उनको आधार मान के इन्होंने गणना की थी। लेकिन जो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये प्रति माह इनकी गणना की जाती है और हर एक राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग अलग होते हैं, तो एक रूपता आना संभव नहीं था। इसलिए इनके जो विचार थे, इनकी जो सिफारिश थी उनको ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेश तेंदुलकर समिति कमेटी और सी रंगराजन कमेटी। इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को निर्धनता मापन का आधार माना कि मंथली जो उपभोग पर व्यय किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, तो उसको आधार मान करके इन्होंने गरीबी का मापन किया, निर्धनता का मापन किया। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जो निर्धनता का मापन है वो इसी आधार पे किया जाता है। किस आधार पे? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार मान करके याद रखना है। सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति ने अपने जो गरीबी संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। यहाँ देखिए, तेंदुलकर समिति ने बताया कि ग्रामीण जो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं वो यदि 816 रुपये खर्च कर पाते हैं और शहरी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं यदि वो 1000 रुपये अपने उपभोग पर व्यय कर पाते हैं, इसमें जो व्यय बताया गया है वो मासिक व्यय बताया गया है। हमने देखा ना, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यदि वह इतनी राशि खर्च कर पाते हैं तो वह निर्धनता की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति 816 रुपये भी अपने उपभोग पर व्यय नहीं कर पा रहा है, शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 1000 रुपये मासिक उपभोग व्यय नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो निर्धनता की कैटेगरी में शामिल होगा। तो इस आधार पर जब तेंदुलकर समिति ने गणना की तो इन्होंने एक प्रतिशत निकाला कि 21.9% लोग हैं जो कि निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, जो कि गरीब हैं। इसी तरह से रंगराजन समिति की बात करें तो रंगराजन समिति ने भी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मासिक उपभोग व्यय निर्धारित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 972 रुपये निर्धारित किए, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये निर्धारित किए कि यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने अपने वर्ग के लिए निर्धारित उपभोग व्यय यदि कर पाते हैं तो वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आएंगे, और यदि वह इतना उपभोग व्यय अगर कर पाते हैं तो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें गरीबी की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो रंगराजन समिति ने जो अपने गणना की उसके आधार पे 29.5% लोगों को गरीब बताया। तो हमने देखा तेंदुलकर समिति ने कितने परसेंट लोग गरीब बताए, 21.9, जबकि रंगराजन समिति के अनुमानों के अकॉर्डिंग निर्धनता का प्रतिशत कितना था, 29.5% था। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन सीधा ऐसे आ जाएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने, रंगराजन समिति ने किसको आधार मान करके निर्धनता का आकलन किया? तो हमने देखा कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को इन्होंने आधार माना। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता का प्रतिशत कितना था, तो 21.9% था, और रंगराजन कमेटी के अनुसार निर्धनता का प्रतिशत कितना था, तो 29.5% था। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में निर्धनता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में निर्धनता के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO के द्वारा निर्धनता से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। गरीबी से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। और यह संगठन हर 5 साल में उपभोग व्यय के आधार पर, बताया ना मैंने, उपभोग व्यय के आधार पे निर्धनता का मापन करना है, ये ध्यान रखना है। उपभोग व्यय के आधार पे इनको निर्धनता का मापन ये संगठन करता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, वैश्विक लेवल पे देखें, तो पूरे विश्व के लिए गरीबी का आकलन किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। NSSO निर्धनता के आकलन हेतु, अब ये जो हमने NSSO देखा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यह निर्धनता के आकलन हेतु मुख्य रूप से 2 विधियों का उपयोग करता है। वैसे तो 3 विधियां हैं, लेकिन मुख्यतः अपने बुक में भी 2 ही बताई गई हैं। मुख्यतः 2 विधियों का यह उपयोग करता है। पहली है समान रिकॉल अवधि, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जिसे हम बोलेंगे URP। इसमें
जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, खाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, खाद्यान्न वस्तुएं, उनमें 30 दिन की अवधि के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। खाद्य वस्तुओं पर 30 दिन की अवधि के लिए कितना उपभोग व्यय किया गया है, उस आधार पे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। किसमें? समान रिकॉल अवधि में। दूसरी आती है हमारी, तय कर लेना इसको, मिश्रित रिकॉल अवधि, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MRP। इसमें खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न दोनों के अलग अलग समंक इकट्ठे किए जाते हैं। खाद्यान्न के और जो गैर खाद्यान्न है, इनमें समंक एकत्र करने के लिए, आंकड़े एकत्र करने के लिए 2 अलग अलग अवधियों का उपयोग किया जाता है, 30 दिन का और 365 दिन का। और इसका उपयोग करके निर्धनता का आकलन किया जाता है। तीसरी है MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। निर्धनता का जो आकलन किया जाता है NSSO के द्वारा, उनका आकलन मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा वह करती है निर्धनता का आकलन। पहला हमने देखा समान रिकॉल अवधि, जिसमें 30 दिन का उपभोग व्यय का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, खाद्यान्न वस्तुओं पे जितना उपभोग व्यय किया गया था। दूसरी आती है हमारी मिश्रित रिकॉल अवधि। मिश्रित रिकॉल अवधि में जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं और गैर खाद्यान्न वस्तुएं हैं, इसमें 30 दिन की अवधि का और 365 दिन की अवधि के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। और जो थर्ड आती है हमारी MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, अभी तक हमने गणना की चर्चा की, हमने समझा गरीबी किसे कहते हैं। भाई गरीबी वह स्थिति होती है, स्थिति तो है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाता है, उसके आय के स्तर बढ़ते हैं, तो वह गरीबी से बाहर निकल सकता है, स्थिति उसकी परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए गरीबी एक स्थिति है। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जो कि जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होती है, उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। हमने देखा सबसे पहली बार आकलन का प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और आज़ादी के बाद तो बहुत सारी ऐसी कमेटी बनी, जिसमें हमने दांडेकर रथ कमेटी देखी। महत्वपूर्ण कमेटियों में हमने तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी का अध्ययन किया कि किस तरह से उपभोग व्यय को आधार मान करके उनके द्वारा निर्धनता का आकलन किया गया। इसी के साथ ही हमने देखा कि NSSO है जो कि निर्धनता का आकलन करता है हर 5 साल में। अब हम अध्ययन करते हैं कि निर्धनता के कारण क्यों है, क्यों किसी देश में गरीबी आती है, क्यों कोई व्यक्ति गरीब होता है। तो कई कारण हैं इसके पीछे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, अन्य कारण भी हैं। तो एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 कारण बताइए गरीबी के, सामाजिक 2 कारण, या फिर गरीबी के 2 राजनीतिक कारण बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं गरीबी के सामाजिक कारण। समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें हम कुप्रथाएं भी कह सकते हैं, जिनके कारण व्यक्ति और ज़्यादा हम कहें निर्धन होता चला जाता है। जैसे कि विवाह का अवसर है, या फिर जन्म है, मृत्यु का अवसर है, तो इसमें मृत्यु भोज देने की परंपरा होती है। जन्म के अवसर पर भी जन्म के उत्सव मनाने की परंपरा होती है। और विवाह भी एक बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत से बढ़ कर के खर्च करता है इन विवाह में, जन्म में, मृत्यु भोज में। तो इसके कारण जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है, वह कर्जा लेकर के इन उत्सवों का, इन भोजों का आयोजन करता है, जिसके कारण उसकी स्थिति और बदतर होती चली जाती है। तो ये जो जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी परंपराओं पर खर्चा किया जाता है, वो एक तरह से अनुत्पादक व्यय होता है। अनुत्पादक व्यय मतलब कि इसको खर्च करने के परिणाम स्वरूप कुछ वापस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, हमने देखा कि समाज में लड़के की चाहत होती है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लोगों की सोचने की प्रवृत्ति है वो बदल रही है, लड़के और लड़की को समान माना जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, जो हमारे बिल्कुल सीमित क्षेत्र हैं, वहाँ पर लड़के की चाह आज भी मौजूद है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो सीमित है ना, तो रोजगार के अवसर हैं वो भी सीमित हैं। तो जो इनका तालमेल नहीं बैठ पाता है जनसंख्या का और जो रोजगार के साधन है या प्राकृतिक साधन है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है और गरीबी का कारण बनती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि समाज में जाति प्रथा है। जाति प्रथा है वो गरीबों को गरीबी के कुचक्र से निकलने नहीं देती है। और इसी तरह से बाल विवाह है, तो बाल विवाह होंगे तो क्या होंगे, बाल विवाह होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही गरीबी और बेरोजगारी अपने आप ही बढ़ेंगी। तो ये हमने सामाजिक कारणों का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण।
कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है। क्यों है भाई? कि जो आर्थिक पिछड़ापन यदि किसी देश में होता है, यानी आर्थिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं है, वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य है, सड़क, परिवहन, इनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब आर्थिक पिछड़ापन है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है उनमें निवेश नहीं होगा। जब शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं होगा तो जो यहाँ की मानवीय संसाधन है, बिना शिक्षा के, बिना उचित स्वास्थ्य की दशाओं के, उनमें जो क्वालिटी है, उनके कार्य में जो गुणवत्ता है वो नहीं रहेगी, निम्न गुणवत्ता उनमें रहेगी। और जब निम्न गुणवत्ता रहेगी, वो अच्छे से ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, उत्पादन में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप वापस से उनकी आय कम रह जाएगी और ये इस तरह से गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। तो आर्थिक कारणों में तो मेन है गरीबी का दुष्चक्र। और जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो गरीबी का दुष्चक्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि रेगनार नरक्से ने दी थी। और रेगनार नरक्से ने गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करते हुए बताया था कि जो अविकसित देश हैं, जो कि गरीब राष्ट्र हैं, वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो गरीब है, कि गरीबी का जो कारण है वो भी गरीबी है और गरीबी का जो परिणाम है वो भी गरीबी है। तो समझते हैं इनके इस वाक्य को कि गरीबी का कारण भी गरीबी है, गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं या अविकसित राष्ट्र होते हैं वो इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो पहले से ही गरीब होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी आय है, माना कि मेरी आय है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये में से मैं कुछ तो खर्च करूँगी। खर्च किस पे करूँगी? मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी उपभोग पर खर्च करूँगी। माना कि मैंने 5,000 रुपये मेरे उपभोग पर खर्च कर दिए और मैंने बचाए कितने? मैंने बचा लिए हैं 10,000 रुपये। तो ये जो मेरे 10,000 रुपये मैंने बचाए हैं, इनको मैं कहीं ना कहीं क्या कर दूंगी? इन्वेस्ट कर दूंगी, विनियोग कर दूंगी। तो ये जो प्रक्रिया है इस तरह से चलती है। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरी आय बहुत ही ज़्यादा कम है, माना कि मेरी आय 5,000 रुपये है, तो इसमें से मैं कितना तो खर्च करूँगी? मेरी ज़रूरतें ही 5,000 की हैं, तो मैं कितना तो खर्च कर पाऊँगी अपने उपभोग पे और कितना मैं बचा पाऊँगी? साधारण सी बात है कि मेरे को मेरे उपभोग में भी कटौती करनी पड़ेगी और बचत भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। तो जब आय कम होती है तो उपभोग कम होता है, यानी जो अपनी आवश्यकताओं पर जो खर्च किया जाता है वो भी कम होता है। उपभोग कम होगा यानी मैं अपनी आवश्यकताओं को ढंग से नहीं पूरा कर पाऊंगी, तो मेरे अंदर कमजोरी आएगी, शारीरिक दुर्बलता आएगी। शारीरिक दुर्बलता आएगी तो मैं अपना उत्पादन में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी, मेरी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी, उत्पादन में मैं अपना योगदान कम दे पाऊंगी। जब मैं कार्य कम करूंगी, योगदान कम दूंगी, तो मुझे मेहनताना भी कम मिलेगा और मेहनताना कम है यानी मेरा वेतन ही कम है तो मेरी आय भी कम है और फिर ये सर्किल इस तरह से चलता रहता है। तो इसको रेगनार नरक्से ने समझाया। इसके अलावा उन्होंने मांग और पूर्ति पक्ष का भी उदाहरण दिया। अब चूंकि अपने सिलेबस में इतना डीप नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप समझ लो कि नरक्से ने क्या समझाने की कोशिश की कि कोई देश गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से गरीब है। पहले से गरीब है यानी वहाँ के लोगों की आय कम है। आय कम है तो लोगों की, मैंने बताया कि आय है तो आय से उपभोग पर व्यय होता है और बचत होती है। आय दो का ही योग होता है। तो आय कम होने से मांग में कमी आएगी, यानी उपभोग पर कम खर्चा करेंगे, वस्तुओं की मांग कम करेंगे। इसी के साथ ही बचत में भी कमी आएगी। जब मांग भी कम है, बचत भी कम है, तो इसका मतलब निवेश कम हो रहा है, इन्वेस्ट कम हो रहा है। जब निवेश कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। भाई पूंजी का निर्माण ज़्यादा कब होता है? जब हमने अधिक से अधिक रुपया इन्वेस्ट किया हो तो हमें उसमें बेनिफिट भी प्राप्त होता है। तो पूंजी का निर्माण कम होगा और जब पूंजी का निर्माण कम होगा, उत्पादन का स्तर कम होगा, उद्योग धंधे कम विकसित होंगे, कम उत्पादकता रहेगी, देश में आर्थिक पिछड़ापन आएगा और जब देश में कम उत्पादकता रहेगी तो वापस से आय कम रहेगी, वापस से मांग में कमी होगी और इस तरह से ये दुष्चक्कर चलता रहता है और कोई देश कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन यदि हम विकसित देशों का उदाहरण देखें तो विकसित देशों में आय ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, लोगों की बचत ज़्यादा होती है, निवेश ज़्यादा करते हैं, पूंजी का निर्माण ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, आय ज़्यादा होती है। तो उनमें इस तरह से चलता है। ठीक है, आर्थिक कारणों में हमें इतना सा लिखना है कि आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है, आय कम होती है, आय कम होने से लोगों की जो मांग है वो कम होती है और इसी के साथ ही बचत कम होती है। बचत और मांग दोनों ही कम होने से निवेश कम होता है, पूंजी का निर्माण कम होता है, उत्पादन कम होता है। इस तरह से चक्कर चलता रहता है, जिसे कि हम रेगनार नरक्से के चक्कर के द्वारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक कारण, कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं जिससे कि निर्धनता बढ़ती है। तो उसमें हम देखते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होना, राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो कम होना। देश में गरीबी निवारण के लिए सरकार योजनाएं तो कई बना देती हैं, लेकिन योजनाएं और कार्यक्रम क्या वो सफल हो पा रहे हैं, इसके लिए
प्रबल जो राजनीतिक हम कहें इच्छा शक्ति है उसका अभाव देखने को मिलता है, और जिसके कारण इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए उतना लाभ नहीं पहुंच पाता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र में रिसाव है, अर्थात कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है। राजीव गांधी जी ने 1986 के दौर में बोला था कि 1 रुपया जो सरकार देती है वो जनता तक आते आते 15 पैसे हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रशासनिक तंत्र में कुछ ऐसी खामियां हैं। हालांकि अभी जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है लोगों को, जो पैसे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो रहा है, तो उसके बाद से ज़रूर इन चीज़ों पे लगाम लगा है। जो भ्रष्टाचार है और या जो प्रशासनिक या कार्यकुशलता है, तो अब ज़रूर लोगों तक पैसा पहुंच पा रहा है। तो ये हमने कारण देखे, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक तंत्र में रिसाव होना। इन 2 कारणों से हम देखते हैं कि गरीबी की जो स्थिति है वो इतने साल बाद भी, आज़ाद 1947 में हुए थे हम और अब 2020 आ गया है, तब तक भी हम गरीब ही बने हुए हैं। अन्य कारणों में हम देखें तो भारत में शिक्षा का निम्न स्तर है, बहुत कम मानवीय संसाधन में हमने पढ़ा था कि शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कम है, 60-70% यही रहता है राज्यों में। अगर हम शिक्षा का देखें उसमें भी महिला साक्षरता बहुत ही कम है। जब यहाँ के नागरिक साक्षर नहीं होंगे तो क्या वो कुशल श्रमिक के तौर पे कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अकुशल अशिक्षित जो श्रम है उसका मेहनताना भी कम होगा और गरीबी ऐसे ही बनी रहेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली हमारी चली आ रही है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली, जिसमें रोजगार और व्यवसाय परक शिक्षा का अभाव है। हालांकि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर बल दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक की जो शिक्षा है वो पढ़े लिखे बेरोजगारों को ही पैदा करती रही है, जिससे गरीबी की समस्या का समाधान ही नहीं हो पाया बल्कि बढ़ती चली गई। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कोई भी देश उतना ही ज़्यादा विकास करेगा जितनी कि उसकी आधारभूत संरचना मजबूत होगी। अभी आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य? आधारभूत संरचना से तात्पर्य है कि उस देश में बैंकिंग सेक्टर कैसा है, क्या परिवहन क्षेत्र का विकास हो रहा है, शिक्षा व स्वास्थ्य का ढांचा कैसा है। तो जितना शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन क्षेत्र इनका विकास होगा उतना ही वो देश आगे उन्नति करेगा, उतना ही उस देश में उत्पादन की जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्थापित होंगे और उत्पादन की गतिविधियाँ होंगी और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो हमारे देश की आधारभूत संरचना इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, इतना ज़्यादा बैंकिंग, बीमा, परिवहन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तो उसके कारण हम देखते हैं कि गरीबी अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही गरीबों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जोखिम उठाने से वो लोग हिचकिचाते हैं, खुद का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण वो गरीब ही बने रहते हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, यानी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं हर एक दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की, तो जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताएं तो छोड़ो, जिंदा रहने के लिए जितना न्यूनतम जरूरी होता है उतना भी नहीं खरीद पाते हैं बड़ी कीमतों के कारण, तो वो गरीब ही बने रहते हैं। तो ये हमने महत्वपूर्ण कारण देखे, आपको ऐसे ही पॉइंट से याद करना है। अब हम बात करते हैं गरीबी निवारण के उपाय की। ऐसे कौन से उपाय किए जाएं, ऐसे कौन से सुझाव आप दे सकते हो जिससे कि हम देश से गरीबी का निवारण कर सकते हैं। तो जो कारण बताए हैं हमें उन कारण का ही निवारण करना है। जैसे कि हमने कहा था कि शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ पे ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तो हमें जैसे कि मानव संसाधन में हमने पढ़ा, कौशल विकास में हमने पढ़ा था कि जितना हम मानवीय श्रम को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएँ देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उतना ही वह मानव पूंजी में परिवर्तित होगा। तो हमें यही करना है हमारी सरकार को कि जो व्यक्ति है उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का विकास करना है शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य की सुविधाओं के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है, कर रही है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य के लिए भी हम देखते हैं कि काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, निःशुल्क चिकित्सा के प्रावधान किए गए हैं, तो किए जा रहे हैं प्रावधान। और हम देखते हैं कि जापान और अमेरिका जैसे जो देश है वो मानव की पूंजी के कारण, कि वहाँ मानवीय संसाधनों का अच्छे से विकास हो रहा है, इसीलिए वो देश विकास कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें बल देना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पे। दूसरा हम देखते हैं कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। बेरोजगारी और गरीबी में गहरा संबंध है। भाई जब रोजगार मिलेगा, आय आएगी, गरीबी दूर होगी। जब आपके पास रोजगार ही नहीं है तो आप कैसे अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। और हम देखते हैं कि मनरेगा जैसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कि स्वरोजगार का सृजन किया जा रहा है।
लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही जो जन्म है, मृत्यु है, विवाह जैसी जो प्रथाएं हैं जिन पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, अपनी हैसियत से बढ़ के खर्चा करता है, तो ऐसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो उन पर व्यय किया जाता है ये अनुत्पादक श्रेणी का होता है। अनुत्पादक मतलब इससे कुछ बेनिफिट प्राप्त नहीं होता, कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी के साथ ही जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में 2045 के आसपास हम चीन को भी पछाड़ देंगे, प्रथम नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की संख्या अधिक होगी तो जो गरीब परिवार हैं उनके लिए और ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा कि जो पूरा बड़ा हुआ परिवार है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी के साथ ही जो लक्षित व्यक्ति है या समूह है उस तक लाभों को पहुंचाना होगा। मतलब सरकार जिस समूह को ध्यान में रख के, गरीबों को ध्यान में रख के कोई योजना बना रही है, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, प्रशासन का हिस्सा होने के नाते हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उस लक्षित समूह तक, उस व्यक्ति तक वह लाभ पहुँच सके जो कि वो योजना पहुँचाना चाह रही है। तो ये हमने कुछ उपाय देखे। अब हम देखते हैं क्या सरकार ने कोई प्रयास किए हैं। तो हाँ, जैसे कि हमने देखा कि योजना आयोग की स्थापना हो गई थी 1950 में, और उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में विकास किया गया था, नियोजित विकास का रास्ता अपनाया गया था। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कोशिश की गई कि आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक विकास हो, और उस आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुँचे। और इसी के साथ ही आय के वितरण में समानता हो, सभी लोग ऐसे नहीं कि गरीब गरीब और गरीब होते चले जाए, अमीर अमीर होते चले जाए, बल्कि आय के वितरण में समानता स्थापित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वास्तव में ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। 1970 से पहले तक तो यही मानते थे कि बहुत तेज गति से उद्योगों का विकास करेंगे, और जो हरित क्रांति आई है उससे जो कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है तो इससे पिछड़े वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे। लेकिन वास्तविकता ये रही कि कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकास इतना हुआ ही नहीं जितना कि कल्पना की गई थी, सोचा गया था। और जो विकास हुआ वो भी असमान हुआ। जो अमीर वर्ग था वो और अधिक अमीर हो गए, और जो गरीब थे उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। तो सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा, और 1970 के बाद हम देखते हैं कि बहुआयामी नीति अपनाई गई। कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जैसे कि ट्राइसेम है, काम के बदले अनाज योजना है, और अभी लेटेस्ट अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2006 में शुरू की गई थी नरेगा, जिसका 2009 में नाम कर दिया गया था मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जो गरीब समूह है, हाँ, जितने भी कुशल और अकुशल श्रमिक हैं उनको रोजगार प्रदान की जाए, रोजगार की यह गारंटी प्रदान करती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि गवर्नमेंट गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनकी पहचान करके उनको जो न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो कम कीमत पर भी उपलब्ध करा रही है। तो बच्चों, निर्धनता का बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक नोट्स बनाने हैं इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी के साथ। धन्यवाद।